नोरा सुपर 50 ई स्कूल प्लेटफॉर्म से मैं विकास शर्मा सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में जो वीडियो देखा उसकी क्लास में हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमने पहला जो प्रकार देखा रासायनिक अभिक्रिया का वो था संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा और दूसरी अभिक्रिया जो हमने पढ़ी वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया। और आज की इस क्लास में हम आगे के जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो तीसरे नंबर पे आपके जो अभिक्रिया आती है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया देखिए, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व जो होता है वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। यानी एक जो पावरफुल तत्व जो होता है वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया को इजी वे में हम ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि किसी क्लास में एक टेबल पर 4 स्टूडेंट बैठे हैं, तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो अपने से कमज़ोर को दूसरी जगह उठा करके बैठा देगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन जो अभिक्रिया होती है ये 2 प्रकार की होती है। पहला जो इसका प्रकार आता है वो है एकल विस्थापन। एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखो, एकल विस्थापन का मतलब होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक तत्व का विस्थापन होता है उसे हम एकल विस्थापन कहते हैं। यानी एक ही तत्व का विस्थापन होना या एक ही तत्व इसमें विस्थापित होता है। एक ही तत्व का विस्थापन होना एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण आप देख सकते हो, Fe प्लस CuSO4 इजकल टू FeSO4 प्लस Cu। देखिए, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि यहाँ पर है फेरस यानी आयरन। इसकी अभिक्रिया करवाई हमने कॉपर सल्फेट से, और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब आयरन से करवाते हैं तो यहाँ पर बनता है आपके फेरस सल्फेट जिसे हम आयरन सल्फेट भी कहते हैं। और किसको विस्थापित कर रहा है? यहाँ पर कॉपर को यानी तांबे को विस्थापित कर रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि जो आयरन है लोहा, ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और यहां पर ये क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट बन जाता है। फेरस सल्फेट, और ये तांबा जो है उसको विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आयरन जो है वो कॉपर को विस्थापित कर रहा है और एक ही तत्व विस्थापित हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में इस वाले टॉपिक में से बोर्ड एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा जाता है? बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग जो है वो मलिन हो जाता है, या कॉपर सल्फेट का जो रंग है वो बदल जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए और अभिक्रिया का नाम बताइए। ये बोर्ड के अंदर आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि ये जो लोहे की कील है आयरन, ये जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको विलयन के अंदर आयरन लोहे की कील को डाला जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया के कारण यहाँ पर क्या बन जाता है? फेरस सल्फेट बन जाता है, और फेरस सल्फेट का रंग मलिन हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में लोहे की कील डालने पर उसका रंग जो है वो बदल जाता है। यहाँ पे दूसरा जो इसका प्रकार आता है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो, यहां पर एकल विस्थापन का मतलब पड़ा एक ही तत्व का विस्थापन होना, और द्विविस्थापन का मतलब क्या हो जाएगा? 2 तत्वों का विस्थापन होना। 2 तत्वों का
विस्थापन होना। पहली जो अपनी क्लास थी रासायनिक अभिक्रिया की, उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हम उसके नाम के आधार पर ही उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर द्विविस्थापन का मतलब क्या हो गया, दो तत्वों का इसमें एक साथ विस्थापन होना होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हम देखते हैं, BaCl2, इसे हम कहते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड की जो अभिक्रिया है वो सोडियम सल्फेट से करवाई जाती है। तो सोडियम सल्फेट से करवाने पर देखिए यहाँ पर क्या बनता है, एक तो बनेगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, और साथ में ये क्या बनेगा, सोडियम और क्लोराइड दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब Ba सल्फेट के साथ में क्रिया करेगा तो सोडियम को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और सोडियम क्लोरीन के साथ में क्रिया करेगा तो बेरियम जो वो विस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम कह सकते हैं कि दो तत्वों का विस्थापन एक साथ होता है। यहाँ पर फिर एक बोर्ड एग्जाम की बात करता हूँ मैं, कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए जिसमें सफेद कलर की यानी व्हाइट कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो बेरियम सल्फेट होता है ये सफेद रंग का अवक्षेप होता है। कौन से रंग का होता है, सफेद रंग का। इसको हम कहते हैं व्हाइट पीपीटी, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं हम, व्हाइट पीपीटी, यानी सफेद रंग का जो अवक्षेप प्राप्त होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेरियम सल्फेट BaSO4। और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से अब तक हमने रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार पढ़े हैं उसमें पहली हमने पढ़ी है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी पढ़ी है हमने वियोजन अभिक्रिया जिसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया, और तीसरी अभिक्रिया आती है आपके विस्थापन अभिक्रिया जो हमने पढ़ी दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा तत्व ज़्यादा क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। तो NCERT जो आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग अगर हम जानना चाहेंगे तो जब अपन तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे धातु एवं अधातु, तो वहाँ पर एक टॉपिक आएगा सक्रियता श्रेणी। तो वो सक्रियता श्रेणी आपको मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, वहाँ पर आपको याद करा दूंगा। तो सक्रियता श्रेणी के आधार पर आप ये पता लगा सकते हो कि जो तत्व ऊपर की साइड में है वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, जो बीच में तत्व आ रहे हैं वो मध्यम क्रियाशील होते हैं, और जो सबसे नीचे आ रहे हैं वो निम्न क्रियाशील तत्व होते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा ये देखना है कि पहले चैप्टर में आपको एकल विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण देखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके जो रासायनिक अभिक्रिया आती है वो आती है चौथे नंबर पे। फोर्थ नंबर की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी, और इसी के साथ में हम एक और पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ते हैं पहले, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का या ऊर्जा का, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ऊष्मा या ऊर्जा का जिसमें उत्सर्जन होता है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, साइंस में क्या है कि कई टॉपिक्स ऐसे आते हैं जिनको हम ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, शोषी। तो शोषी का मतलब क्या होता है, शोषण करना, और शोषण से क्या बनता है, अवशोषण करना। बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो, शोषी का मतलब क्या होता है, शोषण करना, और शोषण मीन्स अवशोषण करना। इसका मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। अब जब आपको अगर ऊष्माशोषी याद हो जाएगी तो क्षेपी तो अपने आप ही याद हो जाएगी, क्योंकि जिसमें अवशोषण होता है वो तो शोषी, और जिसमें उत्सर्जन होता है ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन जिसमें होता है वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया
कहलाएगी। तो बोर्ड परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आता है वो पहला प्रश्न ये बनता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर बताइए। दूसरा प्रश्न बनता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरणों को समझाइए, और वो जो एक एक लाइन के हम जो 4 उदाहरण लिखेंगे उनमें से भी फिर माइनर प्रश्न बन जाता है। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके ये जो टॉपिक है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए यहां पर हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण। पहला उदाहरण आता है इसका, प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन। प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन। प्राकृतिक गैस मीथेन का जो दहन है वो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब आपको परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है, प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, नाम लिखिए। तो यहां से एक प्रश्न तो ये बनेगा कि प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन कौन सी अभिक्रिया है। दूसरा प्रश्न बनेगा आपके कि प्राकृतिक गैस जो मीथेन होती है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको लिखना उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। और तीसरे नंबर पे प्रश्न आ सकता है प्राकृतिक गैस मीथेन का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे लिखा आपने मीथेन, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो यहाँ पे बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, या ऊष्मा यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड नंबर पे आपके आती है दूसरी अभिक्रिया है अमोनिया का निर्माण। अमोनिया का निर्माण, तो ये उदाहरण भी आपको याद करना है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया गैस का जो निर्माण है वो भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा, N2 प्लस 3H2 इजकल टू 2NH3 प्लस 93.31 किलो जूल ऊष्मा। दूसरे नंबर की रासायनिक अभिक्रिया को आप देख करके पता लगा सकते हो कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, बता सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आपके आता है श्वसन। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसको 2 नंबर के अंदर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो 2 नंबर में कैसे पूछेंगे आपसे, श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाइए कैसे। अगर 1 नंबर में प्रश्न आता है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि श्वसन जो है वो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन बड़ा 2 नंबर का प्रश्न आ गया कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, समझाइए कैसे। तो आपको कैसे समझाना है, देखिए हम जो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, यानी श्वसन जो हम करते हैं, उस श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन हम लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हम ये देखते हैं कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, हम जो भोजन लेते हैं, इस भोजन से बताओ हमारे को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। और कार्बोहाइड्रेट का जब विघटन होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट का जब विघटन होता है तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब यहां पर आपके शरीर में ग्लूकोज बन गया, और श्वसन की प्रक्रिया के थ्रू हमने कौन सी गैस को ग्रहण किया है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया है। तो देखो यहां से श्वसन से हमने कौन सी गैस ले ली, ऑक्सीजन गैस ले ली। अब ये जो ग्लूकोज है, ये जब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा तो हमारे शरीर में किसका प्रोडक्शन हो जाएगा, ऊर्जा का संचार हो जाएगा।
हमारे शरीर में ऊर्जा उत्सर्जित हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन जो है वो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, यहां से प्रश्न जो परीक्षा में बनता है वो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि श्वसन जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका जो समीकरण होता है वो आप लिखिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसका समीकरण। देखिए, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। अब ये जो ग्लूकोज है, देखो C6H12O6, ये जब 6O2 यानी ऑक्सीजन से जब ये क्रिया करता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करने पर यहां पर 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, इसका निर्माण हो जाता है। तो ये एक प्रकार की आपके रासायनिक समीकरण इसका हो गया श्वसन की अभिक्रिया का। ये वाला जो उदाहरण है आपके, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि देखो यहां पर 3-4 प्रश्न बन गए इसमें आपके। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कैसे समझाइए, श्वसन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो इस प्रकार से जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उसके हमने 3 उदाहरण यहाँ पर पढ़े हैं। इसके बाद इसका जो चौथे नंबर का जो एग्जाम्पल है, चौथे नंबर का जो उदाहरण है उसमें हम लिख सकते हैं सड़े गले पदार्थों से और वनस्पतियों के छिलकों से बनी जो खाद होती है वो भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। वनस्पतियों के विघटन से खाद का बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ी है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पहला उदाहरण क्या पढ़ा हमने? प्राकृतिक गैस मेथेन का दहन। दूसरा क्या पढ़ा? अमोनिया का निर्माण। तीसरा क्या पढ़ा? श्वसन भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। और चौथा क्या पढ़ा? सड़े गले वनस्पतियों के विघटन से खाद का बनना भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद में उधर जो हमने पढ़ा था ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया, तो हमने परिभाषा तो वहीं पढ़ ली थी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। देखिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होगी? जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊर्जा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण होता है। अच्छा, यहां पर आपको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के मैं 2 उदाहरण दूंगा और इन 2 के अलावा आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पहला जो इसका उदाहरण है वो है N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO माइनस 180 किलोजूल ऊष्मा या ऊर्जा भी लिख सकते हैं हम। आपको यही एग्जाम्पल याद करना है। मैं जो आपको एग्जाम्पल यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वही एग्जाम्पल आपको याद करना है। और ये मान करके चलिए कि यदि आप ये क्लास रेगुलरिटी से लेते हैं, कंटिन्यूटी से आप ये क्लास लेते हैं, नियमित अगर आप ये साइंस की 10th क्लास की अगर आप लगातार ये क्लास लेते हैं, तो आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके कंप्लीटली कुछ ही दिनों में आपके पास में एक बहुत अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएंगे। और जब आपके पास में नोट्स तैयार हो जाएंगे तो आपको अन्य कोई मैटर, किसी प्रकार का कोई कंटेंट पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे पूरा ये प्रयास किया जाएगा कि प्रत्येक क्लास लेने वाले प्रत्येक स्टूडेंट के बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर आप दूसरा जो एग्जाम्पल है वो देखिए,
शक्कर का विलयन बनाना। शुगर जो सॉल्यूशन होता है, यानी आपने एक ग्लास लिया, उसमें पानी डाला और पानी में आपने शुगर यानी शक्कर डाल करके उसको सोल्यूबल कर लिया, उसको मिला लिया, तो वो भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? आपके ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कंप्लीट है। आशा करता हूं कि आप सबको ये आसान शब्दों में, सरल शब्दों में समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आपके 5वें नंबर पे आती है पांचवें नंबर पे है आपके ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। देखिए, बोर्ड एग्जाम में इसमें से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एक तो नाम के अकॉर्डिंग विद्यार्थी क्या होते हैं, इस वाली अभिक्रिया के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूज कैसे होते हैं? क्योंकि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसका दूसरा नाम होता है उपचयन। क्या नाम होता है इसका? उपचयन। तो आपको एक तो पढ़ना है उपचयन और एक पढ़ना है अपचयन। अब जो उपचयन है उसका दूसरा नाम हम ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। तो नाम के अकॉर्डिंग, अब इसमें क्या है कि बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो सिलेबस है आपके, उसमें ये बताया गया है कि ऑक्सीकरण और अपचयन को आपको समझाना है। किसके आधार पे समझाना है आपको? ऑक्सीजन के संयोग और ऑक्सीजन के वियोग के आधार पर आपको समझाना है। वैसे तो क्या है कि हाइड्रोजन के आधार पे भी अपने को समझाया जा सकता है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ऑक्सीजन के बेस पे पूछा जाएगा। तो ऑक्सीजन के आधार पे हम इसको कैसे समझाएंगे? देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है ऑक्सीजन यानी O2 का जुड़ना। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से क्या बोलेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है या ऑक्सीजन जुड़ती है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें क्या लिखा जाएगा? ऑक्सीजन की कमी। और कमी को हम देखो बहुत, अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो इसको लिखेंगे हास। हास का मतलब हो गया कमी होना, और यहां पर जुड़ने का क्या हो गया? संयोग। बस ये आपके ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा हो गई। आपसे पूछा जाए ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो साथ ही साथ हम क्या है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के आधार पे हमने पढ़ा है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको हाइड्रोजन के आधार पे भी समझ सकते हैं। देखिए, ऑक्सीजन अगर जुड़ रही है इसमें तो हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी? इसमें कमी हो जाएगी। और यहां पर अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी? इसमें वृद्धि हो जाएगी, या यूं कह सकते हैं जुड़ना। अब आप पूरे सिस्टम से सिस्टमेटिक तरीके से आप ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के अंदर अंतर भी लिख सकते हो और दोनों ही परिभाषाओं को आप समझा भी सकते हो। मैं बता रहा हूं आपको, एक बार समझिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। डेट्स ऑल क्लियर? सरल, आसान और इजी लैंग्वेज में आपको मैंने समझाया। तो इसके बाद में हम देखते हैं, और वैसे भी देखो यहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नाम क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीकरण में क्या वर्ड आ रहा है? ऑक्सी आ रहा है। और ऑक्सी से क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ये देखो, ऑक्सी से क्या बनता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जिसमें जुड़ती है वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। और जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वो क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इसका उदाहरण। उदाहरण में लिखा हमने C+O2 इजकल टू CO2। ये कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर रहा है, तो कार्बन जो है वो उसका ऑक्सीडाइज्ड होना
कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है। तो यहाँ पे अपचयन का हम उदाहरण लिख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस H2। तो यहाँ पर देखिए जो कॉपर ऑक्साइड जो था उसमें पहले से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, लेकिन जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से हमने करवाई तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो निकल गया बाहर और कॉपर अकेला रह गया, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी होना ही क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये एक अभिक्रिया और कंप्लीट कर ली, उसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन या उपचयन अपचयन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको। ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है उसी का दूसरा नाम क्या है, उपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपके जो आती है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स देखो कितने आसान शब्दों में आपने अब तक सारी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी है। अब आपके सामने नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा आपको अब तक। तो देखो री और डॉक्स, रेडॉक्स इसका मतलब RE, इसका मतलब है रिडक्शन। क्या है इसका मतलब, रिडक्शन। और OX इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। बस ये हो गई आपके रेडॉक्स अभिक्रिया। बताओ रिडक्शन को हम क्या कहते हैं हिंदी में, अपचयन। और ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, ऑक्सीकरण। बस हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया पहले पढ़ी है और अपचयन भी हमने पढ़ी है। अब ऐसी अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें ऑक्सीकरण भी होती है और अपचयन भी होती है। तो हम इसका जो परिभाषात्मक रूप से इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, यानी इसमें ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, तभी तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं अपन अंग्रेजी में। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको कि जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और जिसमें अपचयन भी होता है वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। यानी हमने ये समझा कि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, एक पदार्थ का या तत्व का, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है। दूसरे का क्या होता है, इसमें अपचयन होता है। बस ये अभिक्रिया की परिभाषा हो जाएगी। अब देखो आप इसके उदाहरण, पहला जो इसका एग्जाम्पल है वो लिखेंगे हम, CuO प्लस H2 इजकल टू कॉपर प्लस H2। ये जो अभिक्रिया हमने लिखी है, ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ये कैसे है देखो, अगर कॉपर ऑक्साइड किस में बदल रहा है, कॉपर में बदल रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में बदलना कौन सी अभिक्रिया हो गई भाई, अपचयन अभिक्रिया हो गई। अब आप कहोगे कि सर इसको अपचयन क्यों बोला, तो अभी मैंने पहले समझाया आपको कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो अपचयन अभिक्रिया है। और यहां पर देखो आप H2 जो है वो किस में बदल रहा है, H2O के अंदर बदल रहा है। तो इसमें किसकी वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और ऑक्सीजन की वृद्धि होना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें आपको दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिल रही है। एक का इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे का इसमें अपचयन हो रहा है।
ये यहाँ पर आपको ये समझना है किसका तो अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इसको थोड़ा सा आपको फोकस करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न आएंगे उसमें एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। आपको कोई रासायनिक अभिक्रिया दे दी जाएगी और उसमें आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें किसका किसमें अपचयन हो रहा है और किसका किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए, देखो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन का H2O में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार से आप दूसरा और एग्जाम्पल वही ZNO वाला ले सकते हो। इसके अंदर ZNO प्लस H2 इजकल टू Zn प्लस H2, तो इसमें भी यही हो जाएगा। ZNO यानी जिंक ऑक्साइड जो किस में चेंज हो रहा है, जिंक में, और हाइड्रोजन जो किस में चेंज हो रहा है, H2O के अंदर। तो जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन होना और H2 का H2O में ऑक्सीकरण होना। तो इस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, अगली जो रासायनिक अभिक्रिया आपके आती है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके जल और लवण का निर्माण करते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपके उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, आपने अम्ल लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार ले लिया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी तो ये Na जो है Cl के साथ मिलके क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, और H और ये OH ये मिलके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो ये जो उदाहरण है आपके, ये किसका हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि HCl प्लस NaOH इजकल टू NaCl प्लस H2O। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके जल और लवण का निर्माण करते हैं वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक और आती है आपके, जो हमने उसमें लिखा है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है इसमें, अविलेय पदार्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, अवक्षेप, अवक्षेप कहते हैं इसको। हिंदी इंग्लिश में हम कहते हैं इसको PPT, प्रेसिपिटेट बोलते हैं इसको। तो अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है। परिभाषा क्या लिखोगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है या अवक्षेप का निर्माण होता है वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल अपन पीछे से ले सकते हैं, जो हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया में इसका जो उदाहरण लिखा था वही उदाहरण हम इसमें लिख सकते हैं। BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट इजकल टू क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस 2 NaCl। तो यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट है, इस बेरियम सल्फेट की श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है इसमें, श्वेत रंग का यानी सफेद कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है, वो है बेरियम सल्फेट। तो इस प्रकार से आपके ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी कंप्लीट है। तो इन क्लासों में हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ी है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण हमने पढ़े हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हमने देखे हैं, संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ी, वियोजन अभिक्रिया पढ़ी, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी, फिर उनके प्रकार पढ़े, ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा,
ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया हमने पढ़ी, उदासीनीकरण की अभिक्रिया हमने पढ़ी, और लास्ट में हमने अवक्षेपण अभिक्रिया और उसके उदाहरण भी पढ़ लिए हैं। चलो, ये आपके टॉपिक जो था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपके टॉपिक आता है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रभाव। देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन में प्रभाव। ये एक छोटा सा टॉपिक है कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन सी घटनाएं हमारे को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक की हम बात करते हैं तो उसमें दो इफेक्ट जो है, दो प्रभाव जो हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो इसका प्रभाव है वो संक्षारण, संक्षारण, और दूसरा आता है इसमें विकृत गंधिता, विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी। और संक्षारण को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, क्योंकि बोर्ड में इस वाले पूरे टॉपिक में से एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है। पहला प्रश्न तो यही पूछ लेते हैं आपसे कि राइट शॉर्ट नोट, यानी निम्न पर टिप्पणी लिखिए, संक्षारण और विकृत गंधिता पर टिप्पणी लिखिए। तो जब भी कोई टिप्पणी का प्रश्न आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको जो टॉपिक दिया गया है, आपको जो वर्ड दिया गया है उसके बारे में आप क्या जानते हो, वो कंप्लीट जो डिटेल है वो आपको शॉर्ट नोट में उसमें लिखनी होती है। तो यहाँ पहला जो हेडिंग है वो आपके है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, देखिए, जब कोई धातु, कोई भी जो मेटल होती है वो अम्ल, आर्द्रता या नमी के संपर्क में आने पर इसकी सतह खराब होने लगती है। इसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता या नमी के संपर्क में आने पर उसकी ऊपर की जो सतह है वो खराब होने लगती है, यानी संसारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को या इसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अब एक आप सिंपल तरीके से इसकी परिभाषा लिख सकते हो, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। क्या लिखोगे, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। तो आप ये परिभाषा भी लिख सकते हो कि जब भी कोई धातु किसी अम्ल के, आर्द्रता के, नमी के या वायु के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर की जो सतह है वो खराब होने लगती है, वो संसारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। दूसरे नंबर पे आप लिख सकते हो कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। देखिए यहां पर एक शब्द आया जंग। जंग जो होता है इसे हम कहते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं, रस्ट। जंग या रस्ट, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है भाई, Fe2O3.XH2। ये तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि डायरेक्टली परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है,
Fe2O3 डॉट XH2O। अब यहाँ पर X का मतलब क्या है? यहाँ पर X का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी जल के कितने अणु आएंगे यहाँ पे। यहाँ पर जल के जितने भी अणु वहाँ पर उपस्थित होंगे वो यहाँ पर नंबर है जल के अणुओं के X। तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Fe2O3 डॉट XH2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने संसारण की परिभाषा पढ़ी है। उदाहरण, संसारण के उदाहरण देखिए आप, 3 उदाहरण लिखने हैं आपको इसमें। लोहा जो होता है, यानी लोहे पर भूरे रंग की परत का चढ़ना, भूरे रंग की परत। दूसरा आता है आपके कॉपर, जिसे हम कहते हैं तांबा, कॉपर। इस पे लिखेंगे हम हरे रंग की परत का चढ़ना, हरे रंग की परत। और तीसरा आता है अपना चांदी, जिसे हम कहते हैं सिल्वर। इस पे होता है काले रंग की परत का चढ़ना, काले रंग की परत। बस। तो यहां पर हम एक साथ तीनों को लिख सकते हैं कि लोहे पर भूरे रंग की परत का चढ़ना, तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ना और चांदी पर काले रंग की परत का चढ़ना किसके उदाहरण माने जाएंगे? संक्षारण के उदाहरण माने जाएंगे, कोरोजन के उदाहरण माने जाएंगे। ठीक है। एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि संक्षारण जो होता है उसके लिए कौन कौन से आवश्यक कारक होते हैं, उनके लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। यानी संक्षारण के लिए देखो, संक्षारण के लिए, संक्षारण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से कारक होते हैं जिनकी वजह से किसी भी धातु के ऊपर जंग लगता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं पहला नमी, और नमी को हम क्या कह सकते हैं? पानी हो सकता है वहां पे। नंबर 2 वायु, और नंबर 3 धातु की खुली सतह, धातु की खुली सतह। अगर ये तीनों फैक्टर्स, ये तीनों कारक एक साथ हैं तो हम कह सकते हैं कि उस धातु के ऊपर जंग लग सकता है। अगर इन तीनों कारकों में से एक भी कारक अनुपस्थित है तो फिर उस धातु के ऊपर जंग नहीं लगेगा। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो हम तीसरे चैप्टर में आपके धातु एवं अधातु वाला जो पार्ट आएगा उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे आपके कि किस प्रकार से इन तीनों फैक्टर्स के मिलने से ही धातु के ऊपर जंग लगता है। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि संक्षारण को रोकने के उपाय। संक्षारण को रोकने के उपाय, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि किसी भी धातु के ऊपर जो जंग लगता है उस जंग को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय आता है वो आता है ऑयलिंग, यानी तेल लगाकर। दूसरा हम लिख सकते हैं ग्रीस लगाकर, ऑयलिंग करके, ग्रीस लगा करके और पेंटिंग करके, यानी पेंट करके, पेंट करके। इन तीनों के द्वारा हम किसी भी धातु के ऊपर उसको जंग लगने से बचा सकते हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जितनी भी लोहे की वस्तुएं होती है, लोहे के गेट होते हैं, खिड़कियां होती है, उन सब के ऊपर हम उनको जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर कलर पेंट कर देते हैं। तो पेंट करने से क्या होगा? ऑयल लगाने से क्या होगा? ग्रीस लगाने से क्या होगा कि संक्षारण के लिए जो आवश्यक कारक होते हैं उन तीनों की एक साथ रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं हो पाती है। यदि आपने किसी लोहे के गेट के ऊपर पेंट किया है मान लो, तो वहां पर जो ऑक्सीजन आएगी, वहां पर जो वायु आएगी वो ऊपर रह जाएगी और पानी जो आएगा वो भी ऊपर रह जाएगा और धातु की जो सतह है, धातु की जो खुली सतह है वो नीचे रह जाएगी। और पहले हमने ये कह चुके हैं हम पहले कि संक्षारण के लिए 3 कारकों की आवश्यकता होती है। अगर वो तीनों कारक एक साथ होंगे, मिलेंगे, तो ही उस धातु के ऊपर क्या लग सकता है? जंग लग सकता है। इसके अलावा क्रोमियम की परत चढ़ा करके,
क्रोमियम जो होता है उसकी परत या उसका लेप करके भी, क्रोमियम की परत चढ़ा करके भी धातुओं को जंग से बचाया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा यसद लेपन, देखो एक इंपोर्टेंट टॉपिक है ये यसद लेपन, इसी में आता है ये यसद लेपन। तो इसको परीक्षा में अलग से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यसद लेपन क्या होता है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे पर जस्ते की यानी जिंक की, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। यसद लेपन कहलाता है। तो यहां पर एक प्रश्न कंप्लीट हो गया आपके कि यसद लेपन किसे कहते हैं। यसद लेपन का मतलब होता है लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? यसद लेपन कहा जाता है। अगर हमारे को धातु को जंग से बचाना है तो हम एनोडीकरण का भी सहारा ले सकते हैं। एनोडीकरण जो प्रक्रिया होती है उसके थ्रू भी एनोड बना करके, किसी भी धातु का एनोड बना करके उसको हम जंग से बचा सकते हैं। और 5वें नंबर पे आता है आपके मिश्र धातु बनाकर, एलॉय। मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बनाकर भी हम धातुओं को जंग से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, अपने जो टॉपिक चल रहा है संसारण का, उसमें हमने सबसे पहले संसारण की परिभाषा देखी, फिर संसारण के उदाहरण देखे, फिर संसारण के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक होते हैं उनके बारे में देखा, और संसारण को रोकने के उपाय ऑयल लगा करके, ग्रीस लगा करके, पेंट करके, क्रोमियम की परत चढ़ा करके, यसद लेपन करके, एनोडीकरण करके और मिश्र धातु बना करके भी हम किसी भी धातु को संसारित होने से या उस पर जंग लगने से उसको बचा सकते हैं। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया का पहला जो प्रभाव है वो हमने देखा, हमने पढ़ा संसारण। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा जो प्रभाव है जो हमारे को दैनिक जीवन में दिखाई देता है वो हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता। दूसरा प्रभाव देखिए आप, विकृत गंधिता, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रेंसिडिटी। विकृत गंधिता, देखो विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है? तेल अथवा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद में और उनके गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। यानी तेल और वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन होता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए यहां पर पूरी परिभाषा मैंने लिख दी है कि तेल अथवा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद में और उनके गंध में विकृति उत्पन्न हो जाती है, यानी उनका स्वाद और उनका जो गंध है उसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। और इसका कारण तो आपको पता ही है, संसारण होना और विकृत गंधिता होना, ये दोनों ही कौन सी अभिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यहां पर एक वर्ड आता है प्रतिऑक्सीकारक। देखिए प्रतिऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है?
विकृतगंधिता को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। और प्रतिऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकरण को रोकने वाला पदार्थ। ऑक्सीकरण को रोकने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? प्रतिऑक्सीकारक कहलाता है। प्रतिऑक्सीकारक। देखो इसको अंग्रेजी में भी कभी कभी क्या इसका नाम पूछ लिया जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। ये अंग्रेजी का जो इंग्लिश का जो वर्ड है मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेकंड नंबर का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वहां पर एक वर्ड आएगा एंटासिड। क्या आएगा वहां पर? एंटासिड आएगा एक। इसकी चर्चा हम बाद में सेकंड चैप्टर में करेंगे। तो वहां पर जो हम पढ़ेंगे उसको अंग्रेजी में हमें एंटासिड पढ़ना पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में क्या होता है कभी कभी प्रति अम्ल न पूछ करके एंटासिड पूछ लिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंटासिड अलग चीज है और एंटीऑक्सीडेंट अलग होता है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक के आगे प्रति लग गया, इसका मतलब ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को रोकता है वो प्रतिऑक्सीकारक कहलाता है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, चिप्स जो होती है ना, चिप्स आपने देखा होगा कि मार्केट से जो हम चिप्स का जो पाउच लेकर के आते हैं उस चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। ऑक्सीजन को बाहर निकाल करके उसमें कम सक्रिय दाब पर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। उसमें नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है? क्योंकि अगर उन चिप्स के अंदर ऑक्सीजन गैस चली जाएगी तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी और ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो जाएंगे? वो चिप्स उसमें खराब हो जाएंगे। तो जो भी पैकेट्स का जो सामान आता है, पाउच का जो मटेरियल आता है, फूड आइटम्स जो आते हैं उनके अंदर क्या भर दी जाती है? नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन क्या करेगी? ऑक्सीकरण को रोक देगी और ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होगी तो लंबे समय तक ये खराब नहीं होगा। इसलिए आप आज के बाद में जब भी आप किसी भी चिप्स का पैकेट लेने जाओ तो आपको फूला हुआ मिलेगा। तो घर ला करके आप ये समझते हो, आप ये सोचते हो कि दुकान वाले ने मेरे को फूला हुआ पैकेट दे दिया, इसमें 5 तो चिप्स डाल दिए और बाकी हवा ही हवा दे दी हमारे को। तो इसका मतलब हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से वो फूला हुआ जो पैकेट आता है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से सही है, क्योंकि उसमें कौन सी गैस भरी हुई आती है? नाइट्रोजन गैस भरी आती है। तो यहाँ उदाहरण हम देख सकते हैं कि चिप्स की थैली में से, चिप्स की थैली में कम सक्रिय दाब पर नाइट्रोजन गैस का, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है या नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये विकृतगंधिता की 3 लाइनें मैंने यहाँ पर जो लिखी है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न नहीं जाएगा। आलू के चिप्स हो चाहे किसी भी प्रकार के चिप्स हो, उनकी जो पैकेट जो होता है, उनका जो पाउच होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अपनी यहाँ पर जो क्लास चल रही है साइंस की, उस क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पे जिस टॉपिक के बारे में आपको यहाँ पर मैंने पढ़ा दिया उस टॉपिक के बाहर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे हमने अभी पढ़ा विकृतगंधिता, तो विकृतगंधिता के बारे में मैंने यहाँ पर बोर्ड में जो कुछ लिखा है यहाँ पर, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। देखो पहला प्रश्न क्या बनेगा? विकृतगंधिता किसे कहते हैं? ठीक है। दूसरा प्रश्न बन सकता है विकृतगंधिता किस अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है। तीसरा हम लिख सकते हैं कि विकृतगंधिता को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है। चौथे नंबर का प्रश्न बन सकता है प्रतिऑक्सीकारक किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को रोकने के काम आता है, प्रतिऑक्सीकारक कहलाएगा। और पांचवा प्रश्न बनेगा कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स की थैली में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इस प्रकार से ये पाठ जो हमने पढ़ा, पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस वाले चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, 2 भागों में बांटा था हमने, पहला रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा रासायनिक समीकरण। तो आज की अब तक की अपनी जो क्लास हुई है उसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित सारी बातें हमने पढ़ ली है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आता है रासायनिक समीकरण, और अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में।
ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये क्लास में सब समझ में आया होगा। आप यहाँ से बोर्ड से अपनी नोटबुक के अंदर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में आपकी वो नोट्स जो हेल्प करेंगे। और अगला जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आगे का जो पार्ट आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।